ये जूता हर उस व्यक्ति को लगा है जो व्यक्ति संविधान में भरोसा रखता है। ये जूता हर दलित समाज के व्यक्ति को लगा है, हर आदिवासी समाज के व्यक्ति को लगा है, हर पिछड़े समाज के व्यक्ति को लगा है और हर प्रोग्रेसिव, जितने भी प्रोग्रेसिव सवर्ण समाज के लोग हैं, जाति और धर्म को नहीं मानते, ये उनको भी लगा है। ये एक बहुत बड़ी घटना है और मुझे लग रहा है देश को आज़ाद हुए 77 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, संविधान लागू हुए 75 साल हो गए हैं और पहली बार ऐसी घटना हुई है कि मुख्य न्यायाधीश को, वो भी न्यायालय के अंदर, किसी व्यक्ति ने जूता मारा। ये अपने आप में शर्मनाक बात है। और जस्टिस गवाई मजबूत व्यक्ति है, उनकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो वो ड्रामे करता, वो रोता, एक दिन के लिए न्यायालय बंद हो जाता। वो तो मजबूत व्यक्ति है, संविधान को मानने वाले व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने माफ कर दिया। तो बार बार अपमान हो रहा ना, महाराष्ट्र जाते प्रोटोकॉल नहीं मिलता उनको। देखिए वो दलित समाज से, आदिवासी समाज का व्यक्ति जो हमारी इस समय महामहिम राष्ट्रपति है, उन्हें कई बार प्रोटोकॉल नहीं मिला, उन्हें अंदर मंदिर में अंदर तक नहीं घुसने दिया। अगर बात सनातन की हो रही है, बात अगर हिंदू धर्म की हो रही है, तो हमें ये बताया जाए। मैं तो भाई दर्शकों से पूछूंगा, आप लोगों से पूछूंगा कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ी पोस्ट शंकराचार्यों की होती है। क्या किसी दलित व्यक्ति को शंकराचार्य बनने का अधिकार है? क्या कोई आदिवासी शंकराचार्य बन सकता है? क्या कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति शंकराचार्य बन सकता है? मंदिर में पुजारी इस समाज के लोग बन सकते हैं? और अगर नहीं बन सकते तो फिर हिंदू समाज किस बात का हिंदू समाज? फिर तो सिर्फ वोट लेने के लिए आरएसएस ने इनको हिंदू बना रखा है। जहाँ पे मंदिरों में जगह देने की बात आती है, जहाँ शंकराचार्य बनाने की बात आती है, जहाँ न्यायालय में जज बनाने की बात आती है, जहाँ आईएएस बनाने की बात आती है, जहाँ बड़े बड़े व्यापारी बनाने की बात आती है, मैं सीजीआई साहब के साथ हूँ, मैं पूरन कुमार के साथ हूँ, मैं हरिओम वाल्मीकि के साथ हूँ, मैं कुशवाहा समाज के उस व्यक्ति के साथ हूँ जिसके साथ जो शोषण का शिकार हुआ, मैं उस पुलिस अधिकारी जो महिला, मुस्लिम समाज की महिला है, मैं उसके साथ हूँ, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो देश में संविधान के हिसाब से चल रहा है, जो संविधान की रक्षा कर रहा है। और बीजेपी सरकार इस समय संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सरकार संविधान को लागू नहीं होने देना चाह रही है। बीजेपी सरकार का जो मुख्य एजेंडा है वो ये है कि देश की 90% आबादी कैसे भी फिर से उसी पुरानी मनवादी व्यवस्था में आए। ठीक है, देश में आम जनता हो या आईपीएस अधिकारी हो, आईएएस अधिकारी हो, प्रोफेसर हो, और यहाँ तक कि सीजीआई के जो हमारे चीफ जस्टिस वो भी सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय मनवादियों की सरकार चल रही है। पिछले 11 साल से देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे एक ऐसी खाई कर दी गई और ये सिर्फ दिखाने के लिए था। इनका असली एजेंडा था देश का जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उसको प्रताड़ित करना, उसका शोषण करना, उसको मुख्य धारा से दूर करना और देश में मनुस्मृति को लगाना। इस समय देश में मनुस्मृति लागू हो चुकी है और पूरी तरीके से मनुस्मृति के हिसाब से ही काम चल रहा है। अगर मनुस्मृति नहीं चल रही होती, देश में संविधान चल रहा होता, तो एक आईपीएस को दबाव में आके आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। एक सीबीआई जो चीफ जस्टिस हैं गवाई साहब, उनके साथ इस तरीके की घटना नहीं घटित होती। और एक आम जो वाल्मीकि समाज का एक जो व्यक्ति था, उसकी ऐसे नृशंस हत्या नहीं होती। एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को सिर्फ इस वजह से जलील किया गया कि उसने एक सवर्ण समाज के व्यक्ति का मीम बना दिया। सिर्फ मीम बनाने पर उसको सरेआम जलील किया गया, उससे पैर धुलवाए गए, उसी पानी को पिलवाया गया और बाद में कुछ अर्थदंड भी उसे देना पड़ा, पैसे से जो उसे जुर्माना भी देना पड़ा। और इस तरह की घटनाएं आए दिन, आप अखबार देखो, सोशल मीडिया देखो, आप अपने आस पड़ोस में देखो, तो कहीं ना कहीं कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी, कोई अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति ऐसे ही शोषण का शिकार हो रहा है। और शोषण करने वाले लोग आरएसएस के लोग हैं, मनवादी विचारधारा के लोग हैं, बीजेपी शासन के लोग हैं। और बड़े शर्म की बात है, अगर हम आईपीएस पूरन कुमार की बात करें तो अब तक सरकार से ना तो वहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, ना गृह मंत्री पहुंचे हैं, सिर्फ खाना पूर्ति हुई है वहाँ पे। और अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, जो वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के साथ घटना हुई है, तो अभी वो भी न्याय की गुहार लगा रहा है। और मध्य प्रदेश में जो पिछड़े समाज की, कुशवाहा समाज का जो व्यक्ति है, उसकी बात करी जाए तो वहाँ भी पिछड़े मुख्यमंत्री
है, लेकिन वहाँ भी उसको न्याय नहीं मिल पा कह रहा। रहे सनातन की रक्षा कर रहे हैं हम लोग। ये कैसा सनातन है? हाँ। ये कैसा सनातन बीजेपी आरएसएस ने बनाया है? हमने इस सनातन, इस पुरातन और इस हिंदू धर्म की परिकल्पना नहीं की थी, ऐसे समाज की परिकल्पना नहीं की थी। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का मतलब ये होता है कि गरीब अमीर के बीच में भेदभाव ना किया जाए, आदमी को जाति देखकर प्रताड़ित ना किया जाए, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई पिछड़ा हो, चाहे कोई आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, उसको जाति के आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कोई सनातनी परंपरा नहीं है, ये मनवादी परंपरा है, क्योंकि मनु स्मृति में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि समाज 4 वर्गों में बटा हुआ है। 3 वर्ग जो शासन करने वाले हैं और 1 वर्ग जिसे शूद्र समाज कहते हैं, और उसके ऊपर शासन किया जाता है, उसे गुलाम बना के रखा जाता है, उससे उसको जो है प्रताड़ित किया जाता है। और उसको तो भाई पहले क्या होता था आप बताओ? जो गरीब व्यक्ति था, जो दलित था, जो पिछड़ा था, आदिवासी था, उसके ऊपर जुल्म किए जाते थे, उससे बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, उससे समाज का मैला उठवाया जाता था, उसके पीठ पे झाड़ू लगा दी जाती थी, कमर में झाड़ू बांध देते थे वो, और सामने जो मुंह के सामने जो है कपड़ा लगा दिया जाता था कि जिससे कि वो जमीन पे थूकने का भी अधिकार नहीं था। तो और पढ़ने का अधिकार तो बहुत सीजीआई ने अपमान किया है ना सनातन का, इसलिए देखिए उन पर जूता उछाला जा रहा है, इसलिए उनका अपमान किया जा रहा है। जब से देश में संविधान लागू हुआ है, अगर लागू हुआ है, तो ना तो जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव किसी इस देश में कोई जनता कर सकती है, ना आप कपड़ों बोली भाषा के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते, आप धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते, आप शरीर के रंग के हिसाब से, गोरे काले के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते। एक मध्य प्रदेश की और घटना आई है जहाँ पे पुलिस अधिकारी, सीजीआई साहब ने अपमान किया, नहीं मानते नहीं मानते आप? बात तो सुन लीजिए पहले। एक मध्य प्रदेश की और घटना सुनने में आई है, वहाँ आरएसएस का एक मनवादी विचारधारा का वकील पुलिस अधिकारी के सामने बदसलूकी कर रहा है, अनिल मिश्रा। हाँ, और इस तरह की घटनाएं समाज में क्या संदेश दे रही हैं? प्रधानमंत्री किस बात के पिछड़े हैं? प्रधानमंत्री किस बात के संविधान को मानने वाले हैं? प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मुखौटा बना के रखे गए हैं। असली जो चाबी है और असली जो सरकार चलाने वाले हैं वो आरएसएस के मनवादी लोग। मैं बड़ व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहा, मैं आरएसएस की हर उस नीति का विरोध कर रहा हूँ जो संविधान के खिलाफ है। आरएसएस देश में बड़ व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। 100 साल हो गए आरएसएस देश में वैमनस्यता फैला रही 100 है। साल हो गई है सर, जश्न मना रहे हैं 100 साल का, वो सिक्का जारी कर दिया है। वो सरकार में है तो वो जश्न मनाएगी, हमें उनका विरोध करना है और संवैधानिक तरीके से विरोध करना है, क्योंकि उन्होंने सरकारी एजेंसियों को कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने न्यायालयों पे कब्जा कर लिया है। इस समय आप देखो न्यायालय में ज्यादातर जज उन्हीं के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में उन्हीं के लोग लग रहा है हरियाणा में कि जो आईपीएस ने सुसाइड किया उसको जाति का रंग दे रहे हैं राहुल गांधी। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी नेता विपक्ष होने के नाते हर पीड़ित, हर शोषित, हर वंचित समाज के साथ खड़े हैं। अब चाहे पूरन कुमार की बात हो, राहुल गांधी वहां भी पहुंचे हैं, और अब हरिओम वाल्मीकि के यहाँ भी राहुल गांधी जी कल या परसों पहुंचेंगे। इसके बाद जो एक सवर्ण समाज का आसाम से जो सिंगर की डेथ हो गई थी, राहुल गांधी जी वहां भी पहुंच रहे हैं। तो राहुल गांधी जी हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो, देखिए, नेता विपक्ष होने के नाते वो हर उस व्यक्ति, मणिपुर भी गए थे राहुल गांधी जी, जहां एक नेता को जाना चाहिए। नेता का मतलब क्या होता है कि जहां भी अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, शोषण हो रहा है, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो नेता को वहां पहुंचना चाहिए। नेता जनता का प्रतिनिधि उस संघ वाले के साथ खड़े जो जिसका यौन शोषण हुआ, सुसाइड कर ले बेचारे। राहुल गांधी उसके साथ भी खड़े हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हर उस पीड़ित व्यक्ति के साथ, हर उस वंचित व्यक्ति के साथ, हर उस शोषित व्यक्ति के साथ राहुल गांधी जी खड़े हुए, जिसके साथ मौजूदा सरकार में अन्याय हो रहा है। क्योंकि राहुल गांधी जी अन्याय के खिलाफ खड़े हुए, इसीलिए जो आम जनता है उनको न्याय योद्धा कह रही है। एक बड़ी पढ़ी लिखी सांसद है कैराना से, इकरा हसन, देखिए उनको कठमुल्ली, आतंकवादी, जने क्या क्या कहा जा रहा है। ये घटना भी क्यों कहा जा रहा है? क्यों? साफ बात है, वो मुस्लिम समाज से आती है, वो
जो है संविधान को मानने वाली है। बड़ी सभ्य सांसद है वो इस तो। वजह से पढ़ी लिखी है, हाँ। वो संवैधानिक तरीके से सरकार से सवाल करती है। इसी वजह से जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। असली समस्या यही है, अगर कोई वंचित समाज का व्यक्ति कोई भी 90% में से दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक सरकार से सवाल करे, तो ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, ये जो ट्रोलर लोग हैं, ये लोग उसका चरित्र हनन करने की कोशिश करेंगे, उसका नाम बिगाड़ेंगे, उसके नाम के आगे इस तरह के शब्द लगाएंगे, मुल्ली लगाएंगे, कहीं किसी को चारा चोर बता देंगे, किसी को टोटी चोर बता देंगे, किसी को कुछ बता देंगे, किसी को कुछ बता देंगे। इन लोगों का यही फलसफा है। ये लोग संवैधानिक तरीके से चलने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। हम देश को मजबूत कर रहे हैं। पहली बात आप समझ लीजिए, देश में जब संविधान लागू हुआ तब ये कहा गया कि ये देश धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हिंदू यहाँ पे मेजोरिटी में है और हिंदू राष्ट्र की जो लोग परिकल्पना कर रहे हैं वो लोग खुद हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दे रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के बीच में ये लोग भेदभाव करते हैं। जब बात हिंदू हिंदू की आ जाती है तो दलित पिछड़ों को आप अलग क्यों कर देते हो? दलित पिछड़ा क्या सिर्फ आपका वोट बैंक है? क्या आप उनको सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल करोगे? फिर अगर दलित पिछड़े हिंदू हैं तो एनएफएस के जरिए उनकी नौकरियां क्यों खाई जा रही हैं? उनको पूरे आरक्षण की व्यवस्था का लाभ दलित पिछड़ों, आदिवासियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों सरकारी संस्थाओं में दलित और पिछड़ों की जो भर्तियां हैं, जो उनकी नियुक्तियां हैं, वो रुकी हुई हैं, लंबित है? क्या देश की 146 करोड़ आबादी में इतने काबिल जज नहीं मिल पा रहे हैं? 80% से ज्यादा जज मनवादी विचारधारा के सवर्ण क्यों हैं? देश की 90% आबादी है और सिर्फ 20% सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज दलित पिछड़े समाज के हैं। सीजीआई खुद दलित है, देखिए वो कितने दिन के लिए बने हैं? 1 साल के लिए तो है। इसके अलावा आप बताइए और कितने दिनों बाद बने हैं? आप बताइए, क्या कोई पिछड़ा अभी तक मुख्य न्यायाधीश बना? क्या कोई आदिवासी अभी तक बना? दलित समाज के भी व्यक्ति बने हैं और वो भी कितने समय के बाद बने हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आप सनातन को मजबूत नहीं होने देंगे? देखिए, मैं इस देश में संविधान को मजबूत करूंगा। सनातन तो अपने आप में मजबूत है, सनातन को कोई कमजोर नहीं कर सकता। जो असली सनातन और जो बीजेपी ने सनातन के नाम पे आडंबर और ढोंग रच रखा है, इस ढोंग के पुलिंदे का मैं पहले भी विरोध कर रहा था, अब भी विरोध कर रहा हूँ, आगे भी विरोध करूंगा, क्योंकि इस देश की जो 90% आबादी है वो संविधान को मानने वाली है और देश संविधान से ही मजबूत हो पाएगा। जब हम संविधान की बात करेंगे, जब हम सबको साथ लेके चलने की बात करेंगे, मान लीजिए एक परिवार में 100 लोग हैं और अगर 100 के 100 लोग को बराबर स्पीड में चलेंगे, सब लोग पढ़ाई करेंगे, सब लोग मुख्य धारा में जुड़ेंगे, तभी तो वो परिवार तरक्की करेगा। आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जो ग्वालियर के अनिल मिश्रा उन्हें कांग्रेसी बताया जा रहा है, जो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, ये आपके हर पार्टी में, ये बात तो राहुल गांधी जी ने भी कहा है। ये मनवादी आपके बसपा में भी मिलेंगे, मनवादी सपा में भी है, मनवादी आरजेडी में। ये लोग जगह बना के हर जगह पहुंच जाते हैं। तो हमें इन लोगों को पहचानना है। कोई ऐसा नहीं है कि एक पार्टी में, हाँ 90% इस समय बीजेपी में, लेकिन जो बचे हुए 10% हैं उनको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ कि जो धीमी आंच में संगी पक रहे हैं, धीमी आंच में जो सॉफ्ट हिंदुत्व बताते हैं, अपने आप को कहते हैं कि नहीं जी हम तो प्रोग्रेसिव है, हम तो सबको बराबर की जगह देते हैं, ये लोग भी उतने ही खतरनाक। और ये इनका इलाज क्या है फिर? इनका इलाज सीधा है भैया, जो हमारा देश का 90% आबादी है वो एकजुट रहे और सरकार से सवाल करे, क्योंकि सरकार से अगर आम जनता सवाल नहीं करेगी तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। हमें जस्टिस गवई के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहना है, हमें IPS अधिकारी पूरन कुमार के साथ मजबूती से खड़ा रहना है, उनके लिए न्याय की मांग करनी है, बराबर करनी है। हरिओम वाल्मीकि के लिए न्याय की मांग करनी है, कुशवाहा समाज के व्यक्ति के लिए न्याय की मांग करनी है और जुबिन गर्ग उनके लिए भी न्याय की मांग करनी है कि आखिर उनकी जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु कैसे हुई, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और देश में जो अन्याय काल चल रहा है, इस अन्याय काल के खिलाफ देश की पूरी 90% आबादी को एकजुट होना पड़ेगा।